आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज का मुद्दा है हाँ मैं स्त्री हूँ। बिल्कुल देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले और महिलाओं की हिंसा के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की वारदातें जो है सामने आती जा रही है। अगर हम दिल्ली के निर्भया कांड की बात करें तो दिल्ली के निर्भया कांड को आज भी कोई नहीं भूल पाया है। 11 साल उस निर्भया कांड को हो गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हालात वैसे की वैसे ही है और उसी वजह से जो है लोग भूल नहीं पाते हैं। कोई भी मामला होता है, बेटियों के साथ में अपराध होता है, अत्याचार होता है, उनके साथ में नाबालिगों के साथ में गैंगरेप होते हैं, आए दिन अखबारों की सुर्खियां ये बने रहते हैं। हम टीवी उठाकर देखते हैं या अखबार उठाकर देखते हैं तो इस प्रकार की वारदात हमारे सामने सबसे ज्यादा देखी जाती है। और देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे ही ये वारदातें, जैसे ही ये मामले सामने आते हैं तो बयानबाजी शुरू हो जाते हैं। पक्ष विपक्ष जो है बयानबाजी करने लगते हैं। बीजेपी नेता कांग्रेस पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस बीजेपी पर बयानबाजी करते हुए नजर आता है। होता है क्या, एंड में जाकर कोई सत्य कदम नहीं उठाए जाते हैं। जब कोई नया मामला आता है तो दूसरा वो जो पुराना मामला है वो धीमा पड़ जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो हम सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ी है राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाडकुमारी जैन जी। स्वागत है मैम आपका हमारे साधना न्यूज में। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अलका शर्मा। अलका शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। और इस साथ में हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेविका भाग्यश्री सैनी जी। भाग्यश्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साधना न्यूज में। देखिए, राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी लाडकुमारी जैन जी कि देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं कि महिलाएं जब घर से बाहर निकलती है तो पहले सोचती है, वो कहीं भी पूरी तरह से स्वतंत्र नजर नहीं आती, उन्हें डर रहता है। तो महिला हिंसा के खिलाफ आखिर कड़े फैसले क्यों नहीं लिए जाते हैं और आखिर क्यों ये अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में क्योंकि पैट्रियार्की और फ्यूडल सिस्टम की जड़ें बहुत गहरी, हम लोगों के इतने सालों 40-42 साल से तो मैं ही काम कर रही हूँ, हमारे साथी काम कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम खत्म होती, दूसरी खत्म होती, तीसरी महिलाओं को लेकर के एट्रोसिटी, महिलाओं के साथ होने वाले एट्रोसिटीज को लेकर के नए नए आयाम, नए नए रूप में आ रहे हैं। अब राजस्थान में क्योंकि कई बार लगता है कि जो पैदा होने के साथ ही जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है घर में, और घर से ही बेटा और बेटी का फर्क करके कि बेटा है तो बिल्कुल स्वतंत्र है और बेटी है तो सारी डोरियों से बांध देते हैं, नीचे गर्दन करके चल, ऊंची आवाज में बात मत करके, बाहर मत जा, अंधेरे मत, ये सारी चीजें। और लड़के को शुरू से हमने कोई एजुकेट नहीं, इस तरह इस मामले में कहीं एजुकेट नहीं किया। और उसी के दुष्परिणाम है कि कई बार मैंने कई सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए गई हूँ, तो बच्चे, कॉलेज के बच्चे कह रहे हैं कि हमें आज के पहले किसी ने नहीं बताया कि ये करना गलत है। और कहने में लगे मैडम आपको स्कूल लेवल पे हमारे पास आना चाहिए और बताना चाहिए। तो अवेयरनेस और एजुकेशन की बहुत जबरदस्त कमी है। और दूसरी ओर हमारी मानसिकता, जो मैंने कहा है, पीत सत्तात्मा को सामंतवादी सोच राजस्थान में, क्योंकि चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, कई ऐसे टिपिकल प्रॉब्लम जो राजस्थान के साथ ज्यादा विशेष रूप से जुड़ी हुई है। अब दूसरा, ये जो सारा जो परिवेश है, जिस तरह का माहौल रहता है, और इसमें हम सारी चीजें गर्ल्स को एजुकेट करते हैं, हम सेल्फ डिफेंस के कोर्स गर्ल्स के लिए चलाते हैं, ये करना गर्ल्स को कुछ भी, लड़कियों के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो समझदार है, वो अपने पांव पे खड़ी होकर के और अपना जॉब करना, कहीं भी जाना आना। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे रेप केस में आगे जब चर्चा चलेगी तब बात करेंगे, उंगली हर बात में उस औरत पे उठाई जाती है, जो पीड़िता है उसी के ऊपर। दूसरी ओर जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं, चाहे रेप केस हो, मर्डर केस हो, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। थाने पे किस तरह से फोन चले जाते हैं। राजस्थान में एक बात तो हुई है कि पिछले 3-4 सालों में FIR हर हालत में दर्ज हुई, और FIR तो हर हालत में दर्ज होती है, लेकिन उसके बाद वो, जैसे मुख्यमंत्री जी का भी जो एक वाक्य उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, 56% फॉल्स केस है महिलाओं के, और राज्य महिला आयोग ने भी बोल दिया। तो राज्य महिला आयोग पे तो हमने धावा बोला, सारे संगठनों के लोग मिल करके गए कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के मामले झूठे हैं। होता है कि झूठ नहीं होता है, कई सारे दबाव महिलाओं के ऊपर डाले जाते हैं,
बदनामी हो जाएगी, बच्चे छोटे हैं, घर ये है वो है, तो सारे सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दबाव डाल के और महिला से थाने पर समझौता कराया जाता है, कंप्रोमाइज। और उस कंप्रोमाइज के बाद केस क्लोज होता है। तो जो ही केस क्लोज होता है और ये बता दिया जाता है कि महिला ने झूठ बोला था और इस तरह से महिलाएं झूठी है। तो ये इस तरह की जो दलीलें आती है, कोई भी महिला बड़ी हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है, 4 बार सोचती है, तब वो थाने की दहलीज पे चढ़ती है और उसके बाद उसको इस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। तो केवल एजुकेटेड ग्रामीण महिला ही नहीं, शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाएं भी हिम्मत नहीं करती थाने पे जाने की। तो कई सारे कारण जो है राजस्थान में विशेष रूप से उसके चलते जो हो रहा है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद जो प्रोसीडिंग सारी होनी चाहिए उनमें काफी शिथिलता रहती है और प्रेशर, चारों तरफ के प्रेशर्स होने चाहिए। तो मैं तो कहूंगी कि क्योंकि एजुकेट करने की भी बहुत जरूरत है, स्कूल में कॉलेजेस में जाकर के भी हमने भी चलाया अभियान कि लड़के और लड़की का फर्क तो है, वहीं से हटना चाहिए। क्योंकि लड़कों को हमें ये समझाना पड़ेगा कि यू हैव नो राइट टू टच द बॉडी ऑफ ए वीमेन और गर्ल। आपको कोई अधिकार नहीं है उनको, उनकी बिना इच्छा के, विदाउट हर कंसेंट, उनकी बिना इच्छा के आप उसको छू भी नहीं सकते हो। और कंसेंट भी है तो वो अब 18 ईयर्स तक की लड़की से नीचे है तो उसकी कोई कंसेंट नहीं है। ये भी जो सारे मामले आ रहे हैं, मान के चलते हैं कि महिला की कोई कंसेंट नहीं, 16 से 18, क्योंकि पहले थी, अब 18 कर दिए। तो ये सारी चीजों और जितने भी महिलाओं से संबंधित कानून बने हैं, अब पोस है, पॉक्सो है, लेकिन उनकी निगरानी करना, उनका फॉलो करना, कहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा, सर्वे और एक विजिलेंट फोर्सेस बननी चाहिए। तो राजस्थान में कानूनों का फायदा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि नीचे से ऊपर तक जो एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में कई पोस्ट पे आदमी नहीं बैठे हैं, कई वो काम नहीं कर रहे हैं, कई उनकी मानसिकता वैसी है। तो मेन कारण जेंडर बाइस है जो जनरली सब जगह है, पर राजस्थान में ये लैंगिक भेदभाव पर आधारित जो ढांचा है वो ज्यादा है। और इसीलिए कई बार कह दिया जाता चुप कर बैठना, इतना सी कर दिया तो क्या हुआ। अब आजकल छेड़छाड़ के इतने केसेस आ रहे हैं, कार्यस्थल पर यौन शोषण के केसेस बढ़ रहे हैं। हमने जब काम करना शुरू किया तो दहेज के मामले ज्यादा थे, बाल विवाह के मामले थे, ऑनर किलिंग के, राइट टू चॉइस के है। तो कई ऐसे मामले हैं, उन सबको यदि हम इकट्ठा करते हैं तो वाकई महिला, लगता है कि महिला कहाँ स्वतंत्र है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए महिलाओं की सुरक्षित रहने की हम बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा मेन है हमें लड़कियों के साथ में लड़कों को भी संस्कार देने चाहिए कि हमें हमेशा महिलाओं की, बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो जब ये संस्कार माता पिता देंगे तो हो सकता है कि महिला अत्याचारों में कमी देखी जाए। साथ ही मैं अलका जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि देखिए आप आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई इस प्रकार का अत्याचार का या गैंगरेप्स का या बालिकाओं के साथ में हिंसा का जब भी कोई मामला आता है तो राजनीति इसमें सामने आ जाती है। पक्ष विपक्ष जो है अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं, बयानबाजी शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर मतलब ट्रेंडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में महिला अत्याचारों के मामले में क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है? अगर है भी तो क्यों है? पूजा जी आपका कहना सही है, ये बात कि राजनीति बहुत हावी हो रही है इन चीजों पे। और मैं साथ के साथ मैडम लाडकुमारी जी की बात को भी उठाना चाहूंगी कि शुरुआत में यहाँ से करूंगी कि जो बात मैडम ने कही है कि घर से संस्कारित होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम, और ये बात भी सही है मैडम की कि लड़कियों को अब हम उतना शिक्षा का जोर या स्वावलंबी बनाने का जोर, या कहना चाहिए उनको फिजिकली स्ट्रांग होने के जोर को न दे करके लड़कों की सेंसिटिविटी को हमें परखना पड़ेगा। उसकी सेंसिटिविटी की जो परत है उसको हमें इतना सेंसिटिव बनाना पड़ेगा कि वो हर महिला को उसी दृष्टि से देखे कि वो एक सिर्फ जीवंत प्राणी है, ना कि स्त्री है, ये लड़की है। यानी जो लिंग भेद है वो ना होकर के वो उसको ह्यूमन बीइंग मान के अगर चलेगा तो शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस कम होने की संभावना हो सकेगी। जहां तक आपका राजनीति का बात है तो मैडम मैं एक चीज आपको यहाँ कहना चाहूंगी, राजनीति किस क्षेत्र में हावी नहीं है। मैं चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ तो मैं तो उसको उजागर और करूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र भी अछूता नहीं है। चाहे आप रिक्रूटमेंट की बात करें, चाहे आप एग्जाम की बात करें, चाहे आप बहुत दूर की बात ना करें, अभी हाल में यूनिवर्सिटी में इलेक्शन भी होने वाले हैं। आप इलेक्शन के टाइम यूनिवर्सिटी का माहौल देख सकते हैं, जो हमारे टाइम पे जब हम स्टूडेंट थे तब नहीं हुआ करता था।
मैडम मेरे से ज्यादा सीनियर हैं, वो इस बात को नहीं इस बात से सहमत होंगी। जो हमने स्टूडेंट लाइफ में फेस किया है बीइंग ए गर्ल, और उस समय भी बहुत बड़े दिग्गज राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, इलेक्शन भी होते थे, लेकिन महिलाओं को कहीं असुरक्षा की भावना नहीं होती थी, उतनी नहीं जितनी आज के युग में। कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। और हो सकता है बहुत लोग मुझसे इससे नकारा करें या मेरी बात को ना स्वीकार करें, पर मैंने कल ही की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी ग्रुप में एक ने मणिपुर का ही एक केस सोशल मीडिया पे फ्लैग किया। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने इमीडिएटली कहा प्लीज रिमूव इट एंड डोंट पोस्ट। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस ग्रुप में करीब करीब सभी महिलाएं हैं यूनिवर्सिटी की, सिर्फ एक ने आवाज उठाई, मैडम सही कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप क्रुएलिटी देखेंगे मैडम, आपकी सेंसिटिविटी उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी, उतनी ही क्षीण होती चली जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं इससे भी अधिक, इससे भी अधिक, और वो उस अधिक की परिकाष्ठा क्या होती है, फिर आप करने पे उतर आते हैं। मैं सिर्फ फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल दृष्टि से बात कर रही हूँ, और ये बात कहीं तक सही है। जब तक हमारे पास सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, हमें केसेस सिर्फ सुनने या पढ़ने में आते थे, देखने में नहीं आते थे। अब चूंकि हमें देखने में आ गए हैं, तो हमें लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ, बुरा न मानना, एक्साइटमेंट, बिकॉज लॉट मेनी मासेस थिंक अबाउट इट इज एक्साइटमेंट। दे इन पब्लिक दे ट्रीट इट एज हाँ बुरा है, ये है, बट इन द कोर ऑफ देयर हार्ट दे ट्रीट इट एज एक्साइटमेंट, विच इज रॉन्ग। और ये कहाँ से शुरू होगा? जब हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और उसको सर्कुलेट करने में कहीं पाबंदी भी करेंगे, क्योंकि ये टीआरपी का भी कहीं ना कहीं मामला जुड़ा हुआ है कि टीआरपी के साथ भी लोग सोचते हैं कि चलो ये न्यूज मैंने सबसे पहले फ्लैश की और ये सबसे अधिक रूप में, विस्तृत रूप में फ्लैश की। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को हार्म कर रहा है। राजनीति हावी हो रही है। राजनीति इसलिए भी कर रही है कि उनको लगता है मैं इसको एनकैश करके, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से, तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बोल सकती हूँ, किस एक मुद्दे को एनकैश करके अपना वोट बैंकिंग मजबूत करना। होना ये चाहिए कि कोई भी, जब मैं जीतूं या हारूं, पार्टी वाले लोग ये ना सोचें हम जीते या हारे, मेरा पहला दायित्व है मेरी क्षेत्र, मेरा स्टेट, मेरी कंट्री की महिलाएं उतनी सुरक्षित रूप से घूमे जितना पहले, बहुत साल पहले हुआ करती थी। आप ध्यान कीजिएगा, बहुत युगों पहले हम स्त्री को, जिनको हम देवी के रूप में पूजते हैं, क्यों हम उनको सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना करते थे, या ये कहते थे कि नहीं वो सब सक्षम है, और क्यों उनको उतना ही इक्वल, बल्कि इक्वल से भी ऊपर दर्जा दिया जाता था। कहीं ना कहीं हमारे परवरिश में कहीं डिक्लाइन आया है, और वो डिक्लाइन महिलाओं को शिक्षित करने से नहीं आएगा। अब जरूरत है पुरुषों की, बच्चों की, लड़कों की सेंसिटिविटी दर को, उसकी परत को मजबूत करने की, और उनको इतना सेंसिटाइज करने की कि नहीं, तुमको समझ आना चाहिए तुम एक लड़की को नहीं, इंसान को छेड़ रहे हो। वो शायद हो सकता है आपके घर में भी किसी के साथ किया जा सके। तो ये मेरा एक मानना है, जो मैं लाड कुमारी जी के साथ सहमत हूँ, कि हमें लड़कियों की शिक्षा के ऊपर उतना, या उसको मजबूत बनाने पे अब उतना जरूरत नहीं है। अब हमें जरूरत है लड़कों की तरफ दृष्टि करने की, उनकी सेंसिटिविटी को परखने की, खंगालने की। और ये शहर में ही नहीं मैडम, मैं अगर गांव की बात करूं, जो मैडम ने एक बात कही थी अभी, मुझे ये चीज बड़ी टच की, कि शहर की महिलाएं भी, और मेरे ख्याल से शहर की महिलाएं ज्यादा डरती हैं थाने में जाने पे, ग्रामीण महिलाएं अभी भी सजग हैं, अपने हक के लिए उजाने में संकुचाती नहीं है। जहां तक पुरुषों की बात करें, शहर का पुरुष फिर भी एक बार को सोच लेता है, ग्रामीण परिवेश वाला नहीं, क्योंकि वहां अभी भी पुरुष का वर्चस्व है। वो अभी भी उनकी मानसिकता नहीं गई है कि मैं नहीं तो मेरा परिवार नहीं चल सकता। तो ये मेरा घर से, जब मेरे घर में 2 बच्चे हों, एक लड़का और एक लड़की हो, तो मुझे दोनों को इक्वल खड़ा करना चाहिए। अगर मैं सुई धागा लड़की को भी दे रही हूँ तो लड़कों को भी देना चाहिए। अगर मैं किचन में लड़की को डाल रही हूँ तो लड़के को भी डालना चाहिए। अगर मैं लड़के को अकेला भेज रही हूँ तो लड़की को भी भेजना चाहिए, और उसको ये बताना चाहिए कि तुझे सजग रहना है। लड़के को ये कहना चाहिए कि हर लड़की तेरे लिए उतनी ही सेंसिटिव है जितनी तुम्हारी घर की महिलाएं हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी, जो मैडम लाड जी ज्यादा अच्छे से खुलासा कर पाएंगी, क्योंकि महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं, और लॉ भी इनसे ज्यादा कोई अच्छा समझ नहीं सकता, स्त्री के विशेषकर महिलाओं की तरफ का। लेकिन राजनीति रूप से संरक्षण देने की बजाय ये आश्वासित या ये माहौल पैदा करना चाहिए कि लड़की, अगर तुम 12 बजे भी रात को तुम्हें इमरजेंसी जाना हो, तुम्हें 2 बार सोचना ना पड़े, क्योंकि आज के उसमें महिला
कार भी चला सकती है, मेरा कहने का अर्थ है वाहन भी चला सकती है, इंडिपेंडेंट सब काम कर सकती है, वहां तो छोड़िए ट्रेन भी चला सकती है। तो जब वो सब कुछ कर सकती है तो फिर भी आज के युग में अगर मुझे बाहर निकलना होता है तो मैं 2 बार सोचती क्यों हूँ? क्या ऐसी मजबूरी है? कौन सा ऐसा माहौल है? जिन राजनीतिज्ञों को हम वोट कास्ट करते हैं तो क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि हमारी तरफ सुरक्षा का प्रदान करें? सुरक्षा प्रदान ना करें, कम से कम ऐसे माहौल को डेवलप करें, ऐसा सजगता प्रदान करें सोसाइटी में कि वो हमें खुला एक वातावरण दे सके और मैं निसंकोच होके 2 बजे भी मुझे यदि निकलना पड़े तो मैं निकल सकूं। मेरा ये मानना। बिल्कुल आपने सत्य कहा कि आजकल बेटियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, हर जगह आगे है, तो उन्हें एक बार हमें बिल्कुल मौका देना चाहिए और संस्कार भी देने चाहिए, लड़कों को पुरुषों को सबको समझाना चाहिए कि स्त्री का सम्मान करें। अब मैं भाग्यश्री जी आपसे भी जानकारी लेना चाहूंगी, आपसे भी चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि आप भी एक समाज सेविका है, आप भी बहुत जगह जाते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, आप देखते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है और महिलाओं को लेकर आपका विशेष योगदान भी रहता है, बच्चियों को भी पढ़ाती हैं जो पढ़ाई छोड़ देती हैं, बच्चों पर भी आपका विशेष ध्यान है। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आखिर क्यों महिला सुरक्षा की दृष्टि से कानून, मतलब जो सुरक्षा है उसे कानून कारगर सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है? महिलाओं की सुरक्षा में कानून जो है बनाए जाते हैं, सरकार कहते हैं हमने ये कानून बनाए हैं, फिर वो सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं, पूरी तरह से बन क्यों नहीं पा रहे हैं? वो कानूनों में ऐसी क्या कमी रह रही है? देखिए पूजा, सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी में जितनी भी कुरीतियां हैं या जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो महिला अपराध या महिला की अस्मिता से जुड़ी हुई हैं, उसमें मुझे लगता है कि कलेक्टिव एफर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वेदर वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो, सोसाइटी के लेवल पे हो, गवर्नमेंट के लेवल पे हो, लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे हो। लेकिन स्पेशली अगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो देखिए यहाँ पे अलका जी भी है, लाडकुमारी जैन मैम भी है, हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे हमने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। बचपन से अगर हम लोग बात करें, पॉक्सो है, डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर कार्यस्थल पे जाएंगे तो महिला उत्पीड़न के लिए भी कानून है, बाल विवाह के लिए भी कानून है, पोस्को भी है, सारी चीजें हमारे यहाँ पे है। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी जो ये कृत्य, ये जो घिनौने कृत्य डेली बेसिस पे हम सुनते हैं, वेदर वो मणिपुर की घटना हो, बंगाल की हो या वेदर वो जोधपुर की हो, ये चीजें रुक क्यों नहीं रही है? देखिए लॉ यहाँ पे है, लेकिन लोगों के बीच में पहली चीज अवेयरनेस ही नहीं, लोगों को ये पता ही नहीं है। 2 लेवल पे अगर जिन लोगों को लॉ पता होना चाहिए कि हाँ हमारे संरक्षण के लिए ये चीजें बनी हैं और हम लोग अपने राइट्स के लिए जा सकते हैं, उनमें भी अवेयरनेस का लेवल कम है। एंड सेकंड, जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, जो लोग महिलाओं के या बेटियों के खिलाफ ऐसी चीजें करते हैं, उनमें डर नहीं है, उनको भी उतना अवेयरनेस नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं हमारे लॉ एंड ऑर्डर में जो हमारे पुलिस के लेवल पे बोलूं या हमारे जुडिशियल सिस्टम के लेवल पे बोलूं या हमारे यहाँ पे कन्विक्शन रेट को बोलूं, वो इतना पुअर और इतना स्लो है कि लोगों के बीच में जो मैसेज आया हुआ वो है तारीख पे तारीख। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इतनी प्रॉपर होती ही नहीं है, वो हम सभी लोग जानते हैं। एक महिला अगर पुलिस थाना जाना चाहती है, आप हाल ही में जो हमारे यहाँ पे करौली में घटना भी हुई है कि उनकी FIR प्रथम स्टेज पे वो दर्ज ही नहीं करते हैं, उनको सीरियसली लेते ही नहीं है, या फिर अगर किनको ले लेते हैं तो वो इतनी लंबी प्रक्रिया होता है कि वो ट्रांसपेरेंट रहती नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे हमारे पास कानून है, बस उनको समय पे ग्राउंड रियलिटी की जो समस्याएं हैं और जो जरूरतें हैं उनको समझते हुए उनको अमेंड करने की जरूरत है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाडकुमारी जैन मैम ने बोला कि मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को, किसी लॉज को बना के छोड़ देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब तक उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो स्ट्रांग नहीं होगा, जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस है, और वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तब तक हम लोग सोसाइटी में कोई बेहतर मैसेज नहीं देंगे। हमारे यहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो क्या मैसेज देती है? ये जितने भी केसेस हम लोग डेली बेसिस पे सुनते हैं कि NCRB का डेटा आया और राजस्थान प्रथम नंबर पे है, ये तो वो डेटाज हैं जो दर्ज किए गए हैं। अभी भी हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे आधी से अधिक महिलाएं तो आती ही नहीं है, वेदर वो डर के मारे बोले या वेदर उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी या लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग कहेंगे वाली जो चीज है ना, वो स्टिल हमारी महिलाओं में है। तो रियल जो डेटा है वो तो हमारे बीच में है ही नहीं, वो डेटा है जो महिलाएं पहुंच जाती हैं। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर वर्क करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो हमारे बीच में जो बहुत माननीय पैनलिस्ट बैठे हैं, तो उनकी जो बात है उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी।
हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बेटा और बेटी के हम लोग बात करते हैं, बेटों के लिए हमने कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया, बेटियों के लिए हमने हजारों कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग बना देते हैं, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। बेटों के लिए भी अब समय आ गया है कि हम लोग बेटों के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं। सेकेंड थिंग, हमारे राजस्थान में पेट्रियार्की है, पुरुष और लड़के बड़े खुश होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि पेट्रियार्की दो धारी तलवार है, अगर महिलाओं को खोखला कर रही है तो आप भी उससे छूते नहीं बचे हैं, वो हम सभी लोग देखते हैं। थर्ड थिंग, अगर हम लोग ये कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, फिर स्त्रियां कहाँ, स्त्रियों के लिए क्या है? तीसरी चीज, अगर मैं पुलिस रिफॉर्म की बात करूं तो हमारी पुलिस सेंसिटिव है ही नहीं। अगर एक महिला को पीट दिया जाता है, थप्पड़ मार दिया जाता है, ये हम लोग ग्राउंड रियलिटी भी देखते हैं, और अगर एक महिला हिम्मत करती है, आवाज उठाती है, बुलाती है, तो पुलिस, ये आपका घर का मामला है। मतलब शादीशुदा जिंदगी में थप्पड़ खाना, मार खाना तो एक नॉर्मल चीज है, और आप महिला हैं, आपको ही घर बसाना है, आपको ही एडजस्ट करना है। तो हमारी जो पुलिस है उसको भी पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको भी सेंसिटिव करने की जरूरत है कि एक महिला जब आती है डरी सहमी घबराई हुई, तो उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको डील कैसे करना है उसके केस को। तो ये पुलिस रिफॉर्म की हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। सोसाइटी के लेवल पे लोग क्या कहेंगे उस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है, जहाँ पे सोसाइटी में हम लोग, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती, हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती। हाँ, पुलिस का और सरकार की पॉलिसीज और पुलिस का डर पहुंच सकता है, लेकिन जो सोसाइटी होती है, जो लोग होते हैं, वो उस घटना पे पहुंच सकते हैं, वो महिला को सेव कर सकते हैं, वो ऐसी घटना से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे हम लोगों को समझने की जरूरत है। एक बात अगर मैं करूँ हमारी जो जुडिशियल सिस्टम की है, कि हमारे यहाँ पे हमारे पास सबूत होते हैं, हमारे पास सारे प्रूफ होते हैं, फिर भी सालों लग जाते हैं। वो चीज क्या मैसेज देती है? जो पीड़िता है उसको तो ये मैसेज देती है कि मेरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे कोई यकीन नहीं है, और जो क्राइम करते हैं उनको ये मैसेज देती है कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा सिवाय तारीख पे तारीख। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जितनी भी चीजें होती हैं इनको फास्ट ट्रैक पीडी ट्रायल के तौर पे लिया जाए, और सोसाइटी में एक भय, जो पुलिस का जो मोटो है आम जन में विश्वास, तो आम जन को तो विश्वास हो, लेकिन जो क्रिमिनल हो उनको तो डर हो, उनमें तो वो हम लोग ऐसी एक दो नजीर प्रस्तुत करें कि उन लोगों में वो फियर पैदा हो। एक बात मैं कहना चाहूंगी, हमारे बैक टू बैक हम लोग ये केसेस देख रहे हैं, जैसे जोधपुर में अभी घटना हुई थी, बंगाल में, मणिपुर में, कितने भी टीवी चैनल्स हम लोग देखते हैं, डिबेट चल रहे हैं, और उस डिबेट में हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है आरोप प्रत्यारोप पे लगी हुई है। जो सत्ता पक्ष है वो तो अपनी दलील दे देता है आंकड़े दिखाकर, पुलिस पे थोप के, और जो विपक्ष है वो आरोप प्रत्यारोप पे लगा हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, क्या महिला अपराध, महिला सुरक्षा का मुद्दा क्या सिर्फ एक महिला का मुद्दा है? क्या ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, क्या ये आपका मुद्दा नहीं है, क्या ये समाज का मुद्दा नहीं है, क्या ये अलका जी का, लाडकुमारी जैन जी का, पूजा जोशी का मुद्दा नहीं है? महिला सुरक्षा हम सबका मुद्दा है, फिर इतनी तू मैं क्यों? एक ऐसी चीज जो सोसाइटी में पीस देगी, प्रॉस्पेरिटी देगी, महिलाएं जो हमारी पॉपुलेशन में हिस्सा रखती हैं, कितने मल्टीपल खूबसूरत रोल निभाती हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते एक महिला के बिना जीवन को। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा तो हर गवर्नमेंट का प्रायोरिटी बेसिस का मुद्दा होना चाहिए। हम लोग हर साल जो वोट देते हैं वो क्या करते हैं? हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भरोसा करके चुनते हैं कि आप जाइए और हमारी जो समस्याएं हैं उनको रिप्रेजेंट कीजिए और उन पे काम कीजिए। तो अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव जनता बनाती है, चुनती है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप महिला सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे रखें। और ये डिबेट का मुद्दा नहीं है कि हम लोग अभी भी इस पे चर्चा कर रहे हैं, अभी भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, यूपी फर्स्ट पे है, सेकंड पे है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है कि हर गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि भैया महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये मुद्दा केवल पक्ष विपक्ष का ही नहीं है, हमारा नहीं है, सभी का मुद्दा है। महिलाओं के हित के लिए सभी को बोलना चाहिए, समझना चाहिए और कोई कानून व्यवस्था बना करके इसका साथ देना चाहिए। साथ ही में लाडकुमारी जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि जोधपुर की, अगर देखिए जैसा कि अभी बागेश्वरी जी ने बताया कि जोधपुर की घटना ले लीजिए, उदयपुर की घटना ले लीजिए, जोधपुर में किस प्रकार नाबालिग के साथ में रेप होता है, उदयपुर में ले लीजिए, उसके बाद में करौली के हाड़ौती में भी किस प्रकार एक नाबालिग के साथ में रेप होता है, उसके बाद में उसे गोली से
मतलब पहचान छिपाने की वजह से उसे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कानून व्यवस्था की भी बात करें और सबसे ज्यादा देखा जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब कहाँ गई सरकार? क्या सरकार कब जागेगी जब सबसे ज्यादा ये अपराध बढ़ जाएंगे? हालांकि अभी भी देखा जाता है कि राजस्थान जो है क्राइम की दृष्टि में सबसे ऊपर है, सर्वोत्तम उसको ही देखा जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका असल में जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये जिम्मेदार की जहां तक बात है, सब लोग जिम्मेदार हैं। जो भी यूनिट्स के ऊपर इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है महिला सुरक्षा प्रोवाइड, ये कहीं न कहीं तैयारी नहीं है प्रशासन में, सरकार में बैठे लोगों को, और वो मान करके भी नहीं चलते। जब आपका महिलाओं का एजुकेशन का ग्राफ बढ़ रहा है, महिलाएं जॉब में अधिक से अधिक आ रही है, महिलाएं बाहर निकल के अधिक से अधिक आ रही है, तो एक अचंभा वाली बात हो गई कि ये क्यों निकलने लगी। क्या अभी भी वो उम्मीद करते कि पाँव की जुत्ती ही बंद करके बैठी रहेगी वो? तो ये जो महिलाओं का तो माइंड मतलब काफी चेंज हुआ है और वो प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन जो माइंड सेट है वो पुरुषों में उस गति से नहीं बढ़ा है। सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा, महिला सुरक्षा वास्तव में, मैं जब अपने गांव से 2 बसें बदल करके वनस्थली पढ़ने जाती थी, और कब की बात है, 69-70 की बात, तो न मेरे घर वालों को चिंता होती, ना मेरे को अकेले बस में जाने की डर लगता था। लेकिन आज क्या है, हम अपने ग्रांड चिल्ड्रन थोड़ी देर से आएंगे तो चिंता होने लग जाती, भैया कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो गई। तो जहां बाकी चीजें आगे बढ़ी, यहाँ बिल्कुल और उल्टा चल रहे हैं कि महिला सुरक्षा में बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है, वो व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। लेकिन मैं इतनी सब बातों के साथ एक जानकारी भी देना चाहती हूँ कि 2001 में महिला सलाह सुरक्षा केंद्र इसी बात को ध्यान में रख करके और महिला संगठनों और पुलिस के बीच में MOU साइन किया था। हमने कहा कि ये सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से उपलब्ध होनी चाहिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो वो महिला सलाह सुरक्षा केंद्र अभी अलका जी, आपका कॉलेज की जब घटनाएं इतनी हुई, और अभी जब सरकार ने जयपुर में 25 नए महिला सलाह सुरक्षा केंद्र खोलने की घोषणा की, और घोषणा ही नहीं की, हो गया, चयन भी हो गया, तो हमने उनमें अशोकनगर थाना मांगा और आदर्श नगर, वो दोनों अब रुआ के पास है, रुआ दोनों जगह के महिला सलाह सुरक्षा केंद्र चलाएगी। इसके पहले भी जयपुर में 5 महिला सलाह सुरक्षा केंद्र है, क्योंकि जानकारियों का भी अभाव है। ये जानकारियां आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हर थाने पे महिला डेस्क है, और हर जिले स्तर पर, बल्कि अब तो सर्कल, पुलिस सर्कल लेवल पे महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र खुल गए हैं, काफी खुल रहे हैं। अपराजिता जैसा वन क्राइसिस स्टॉप मैनेजमेंट सेंटर जो इंडिया का पहला हमारे जयपुर में खुला है, फैमिली कोर्ट इंडिया का पहला हमारे जयपुर में खुला है। कई सारे कानूनों के ड्राफ्ट बनाने में हम लोगों ने काम किए हैं। राजस्थान का महिला आंदोलन इतना सशक्त रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर सती का कानून बना, या घरेलू हिंसा का कानून बना, या वो कन्या भ्रूण हत्या वाला जो PCP NDT बना। कई सारी ऐसी चीजें जिसमें यहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त तरीके से काम करती रही है। बात यह है कि एक कहीं न कहीं हम अभी भी जगह नहीं पा रहे लोगों को। सरकार वही 2 इलेक्शंस के बीच क्या होता है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। इलेक्शन आएंगे तो जो भाग्यश्री जी ने बोला कि चुनाव, मैंने कहा वो वोट लेने के बाद भूल जाइए कि वो महिला मुद्दा उनकी प्राथमिकता में क्यों नहीं है। जब तक महिला मुद्दा इन सबकी प्राथमिकता में नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकता तो चुनाव लड़ना, जीतना और राज करना और गुंडों को आश्रय देना। राजनीतिक संरक्षण यदि इन अपराधियों को मिलना बंद हो जाए, नो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन टू द क्रिमिनल्स, यदि ये काम कर ले कि हम इनको नहीं बचाएंगे, हर थाने पे उस MLA का फोन आ गया, MP का फोन आ गया, पुलिस वाले की तो कोई नहीं है, और कहा कि वो तो बिल्कुल रफा दफा करने को किसी भी तरह रफा दफा कर देंगे। और आम लोगों को नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम था 85 में कि ये FR कैसे लगती, क्यों लगती है। और जब फाइलों का सर्वे किया अलग अलग थाने की, खासतौर से पहला महिला थाना जो गांधीनगर का है, और उसमें हमने पढ़ा, तब अदमबकू शब्द पाया, और तब पूछा कि अदमबकू का मतलब क्या है। तब अदमबकू का मतलब यह है कि झूठा पाया गया। तो आप समझौता करवा रहे हो थाने पे दबाव डाल के, और फिर कह रहे हो महिला झूठ बोलती है, तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। महिला अपनी पीड़ा लेके थाने पे आती है, बड़ी मुश्किल से आती है, और उसके बाद उसको ये सुना मिले
कि ये तो झूठ बोलती है, फाल्स है, तो ये बड़ी परेशानी है। तो ये देखना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी, क्योंकि क्रिमिनल केस में सबसे पहले इकाई थाना होता है और थाने के बाद ही चालान पेश होता है जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलता है। तो वहाँ क्योंकि कितने ही हम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जेंडर बायसनेस पुलिस में, घर समाज में तो आई, पुलिस में बैठे लोगों में है, कोर्ट में बैठे लोगों में है, राजनीति में बैठे लोगों में है। और तभी तो क्या मतलब, आप देखिए महिला पहलवानों का मामला देख लीजिए, कार्यस्थल वाला, कितने दिन तक वो लोग धरने पे बैठे। मणिपुर का देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ, ऐसे रोंगटे खड़े कर देता कि क्या हो रहा है। इस 75 का जो अमृत महोत्सव नहीं है हमारे लिए, जब बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है और झूठ नहीं रहती है। मतलब 90 डेज हो जाएंगे मणिपुर की घटना को, और दो ग्रुप को झगड़े लड़ाए जा रहे पॉलिटिकल लीडर्स, चुनाव में कौन किसका फायदा कर सकता है। मतलब मणिपुर को देख के लगता है कि गुजरात का जो बोरा कांड हुआ वो वैसा नहीं हो जाए। तो हमें आज हर वक्त हर दिन ये चिंता बनी रही, लेकिन महिलाओं को टूल बनाना, महिलाओं को इंस्ट्रूमेंट बनाना, ये राजनीतिज्ञों का काम हो गया। वो सबसे ज्यादा किस पर घात डालते हैं, किस पर हमला करते हैं? महिलाओं पर। किसी का बदला लेना है तो उसके घर की बहू बेटी के साथ छेड़छाड़ करो, किडनैप कर दो, रेप कर दो। तो महिलाओं को टूल बना रखा है। इसलिए महिला एक और तो महिलाओं को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है कि हर तरह से चौकन्ना रहना, मजबूत रहना, किसी के बहकावे में नहीं आना। हमारी लड़कियों को सबको कहते रहते हैं। और दूसरी ओर जो इस तरह के दरिद्री करने वाले हैं, जो इस तरह के अपराध करने वाले हैं, उस अपराध पे लगाम लगने के लिए हम कभी कभी बड़ा विचार आता है कि इतने प्रयास करने के बावजूद, और कई फील्ड में काम करते इतना तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन ये महिला सुरक्षा का मामला एडी नहीं हो रहा है। आए दिन कटार क्या हो रहा है, किस तरह के कमेंट करते हैं जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए और आम लोग। दिल्ली का एक रेप केस, जिसको मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन उसमें रेपिस्ट की तरफ से बोला जाता है कि इस महिला से पूछिए आप कि वो रात को वहां क्या कर रही थी। हूँ आर यू टू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन? इस संविधान ने स्वतंत्रता आजादी सबको दी, मुझे भी दी, तुम्हें भी दी, पर तुम गुंडागर्दी करने रात को क्यों निकलते हो? हम भी पूछे तुमसे। फिर उसके ड्रेस पर देंगे, ये ड्रेस ऐसी पहनती इसलिए आमंत्रित कर, मतलब रेप को आमंत्रित करती उसकी ड्रेस। तो फिर बुरके में रहने वालों के साथ रेप क्यों होता है? जो खेत खलिहानों में घाघरा लुगड़ी पहनती, पूरे कपड़े पहनती, उनके साथ रेप क्यों होता है? अरे 6 महीने के बच्चे के साथ रेप, इधर 80 साल के औरतों को नहीं छोड़ते। क्या हो रहा है यहाँ? उम्र, ड्रेस, जाति, संस्कृति कुछ नहीं है, सब जगह सबके साथ इस तरह का हो रहा है। तो बिल्कुल मतलब अनियंत्रित हो गया है। मतलब बात तो हम छोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जो महिलाएं भुगत रही है, सहन कर रही है, मैं भुगतना शब्द बोल रही हूँ कि किस तरह भुगत रही है महिला। और सब अपने अपने जमाने के आ जाएंगे कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, नथिंग। इसलिए ये पूरा जो तंत्र है, जैसा लगता है कई बार सड़ा हुआ हो गया है। और नया तंत्र हमें कैसे शुरू करना है? तो वो परिवार में बच्चों को संस्कार देने से कि अब लड़कियों को सब बताना बंद करो, लड़कियों के बजाय लड़कों को कहना शुरू करो कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है और ये अधिकार है। क्योंकि बेफिक्री से बैठे, अरे छोरा है साहब कुछ भी कर सकता है, अरे छोरा है। और सन प्रेफरेंस की बात हमारे यहाँ जो कन्या भ्रूण हत्या इतनी होती है, क्योंकि सन प्रेफरेंस एक बेटा तो होना ही चाहिए, बेटे के बिना काम नहीं चलेगा। अरे 6 साल के लड़के को एक 18 साल की लड़की के साथ गिरेगी तो लड़के को लिए बनानी चाहिए, वो बेचारी उसकी सुरक्षा करेगी क्या वो बच्चा उसकी करे? ये मानसिकता है। तो वाई हर जगह पर औरत के साथ एक लड़के की, मेल की प्रेजेंस जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए महिलाओं को मैं तो अब ये कहना चाह रही हूँ कि जिनके घर में लड़के हैं वो संभल के रहें, क्योंकि जेलों में उनके बच्चे जाएंगे। बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। ये नहीं कंट्रोल होता तो जेल में किनके बच्चे जाएंगे? जो आज इज्जत की बात कर तो नहीं, लड़की की इज्जत नहीं जा रही, जो ऐसा कर रहे हैं उनकी इज्जत जा रही है। हमें उल्टा बोलना पड़ेगा अब सारा। हमें लड़कों को शिक्षा देनी, लड़के और लड़कों के घर, अरे ये लड़का ऐसा है, इसे लड़की के साथ ऐसा किया, ये इसको तो बाइकाट होना चाहिए, इस परिवार का, इस लड़के का, इनका बाइकाट होना चाहिए, इस लड़के को कहीं एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। हम थोड़ा सा मजबूती से शासन, प्रशासन, समाज, हम सब मिलके
बिल्कुल, देखिए जैसा लाडकुमारी जैन जी ने बताया कि बेटियों की सुरक्षा की जब बात आती है तो सब पीछे रहते हैं। आज बेटियों की स्थिति को देखकर सबसे ज्यादा परिजन जो है, माता पिता है, उनका दिल जो है झकझोर होते हुए सामने आ रहा है। मतलब कि माता पिता सबसे ज्यादा पीड़ित है। आपने देखा ये कन्या भ्रूण हत्या इसीलिए की जाती है क्योंकि बेटी को जन्म देने से पहले हर कोई सोचता है, उन्हें ये डर लगता है कि हम बेटियों का पालन पोषण कैसे करेंगे, उन्हें बाहर समाज में कैसे भेजेंगे, उन्हें बड़ा होकर के कैसे अपने सपने पूरा होने के लिए बाहर छोड़ेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ बेटियों के लिए देखी जाती है। अलका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिला अपराध को रोकने के लिए क्या सख्त सजा ही काफी है या कोई ऐसा कठोर कानून जिससे कि इस प्रकार के मामले घटित ना हो, बहुत कम देखे जाए, कम ही क्यों बिल्कुल ही खत्म हो जाए, महिलाओं को कहीं ना कहीं इस शोषण से, इस अत्याचार से, इस अपराध से मुक्ति मिले। पूजा जी कानून बहुत कठोर बने हुए हैं, मामला उनके क्रियान्वयन पर है, जो अभी अलका जी बोले लागू नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा पूजा जी, मैं सोच ही रही थी इस बारे में बोलने की, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि लाड जी सही कह रही हैं और मैंने इसीलिए लाड जी को सबसे पहले इशारा किया था कि जो लॉ की बात है वो लाड जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता, हमारे अभी के मंच के जितने हम विराजमान हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है, मैडम से सहमत हूं मैं। लॉ बहुत बने हुए हैं, उनका क्रियान्वित नहीं होता है। यानी हमने किताबों में बना के रख दिया, लेकिन जब उसकी कार्य प्रणाली पे बात आती है या उसको लागू करने की बात आती है तो हमारे बहुत सारे इफ एंड बट आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के फोन आते हैं, बहुत सारे वेल टू डू के फोन आते हैं, मैं पॉलिटिशियन ही नहीं कहूंगी, बहुत सारे जिनका दबाव कह सकते हैं उनके आते हैं, अल्टीमेटली वो क्रश हो जाता है, जो एक अमली जामा जिसको पहनाना चाहिए वो नहीं पहन पाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ राजनीतिज्ञों की तरफ या सिस्टम्स की तरफ देखने की बजाय हम स्वयं से शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे पहले जैसे लाड जी भी कह रही थी, भाग्यश्री जी भी कह रही थी, हम घर से शुरुआत कर सकते हैं। हमें मासेस में जन जन द्वारा, और आप पूजा जी इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जो कि जन जन तक आवाज पहुंचा सकता है, हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि जैसे नुक्कड़ नाटक पहले किए जाते थे दहेज प्रथा की, कुरीति के प्रति और इन सब भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, वैसे अब जरूरत है ये जागरूकता फैलाने की कि लड़कों तुम जागो, और लड़के अगर तुम नहीं जागे तो एक सिस्टम, एक समाज ऐसा डेवलप होगा जब कोई महिला आगे आके परिवार व्यवस्थित परिवार में बसने की बात से मना कर देगी। ये आने वाला समय है। अब आने वाले समय में यही होगा कि कोई बच्ची तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो जो स्वरूप लड़कियों का देख चुकी है उसका कहीं मन नहीं होगा कि परिवार इसको कहते हैं। कि लड़का कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लड़का तो कहीं इन्वॉल्व है इसी चीज में। तो इसको रोकने का सबसे बढ़िया है कि हम अपने आप से, अपने छोटे परिवार से शुरू करें, समाज से शुरू करें, और माध्यम जैसे आपका टीवी चैनल है, भाग्यश्री जी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, मैडम महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं और रुआ से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ से हम छोटी छोटी बॉडीज बना करके उनके द्वारा मासेस में पहुंचाया जा सकता है। मैं एजुकेशन सिस्टम में हूँ, मैं ये मना नहीं करूंगी, मैं वहां से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। और डेफिनेटली मेरी बहुत सारी ऐसे प्रोफेसर मित्र हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं थिएटर के माध्यम से, लेक्चर डिलीवरीज के माध्यम से, कि भाई हमें अब लड़कों को जगाने की आवश्यकता है, उनकी सेंसिटिविटी की जगाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर हम साथ के साथ पैरेलली हम कानून को भी इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, जो एग्जिस्टिंग कानून है कि उसमें रियायत ना हो, कड़े दंड हो। अगर मैं बात कर रही हूँ किसी ने एक आंख फोड़ी तो नहीं उसको 2 साल की सजा है, या किसी ने रेप की तो उसको भी 2 साल की सजा है, नहीं। मेरा मानना है अगर किसी ने किसी का चरित्र का हनन किया है तो वो उसको मृत्यु दंड से कम नहीं होना चाहिए। अगर समाज में 1-2 भी इस प्रकार के दंड दे दिए गए तो आप मान के चलिए 10 में से 8 तो भयभीत होके अपने आप को रोकने में हो ही जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग दंड नहीं होंगे, जब तक लचर रहेगा कि हाँ क्या है, साल दंड, 1 साल का दंड होगा, 2 साल का दंड होगा, हमारी कानून प्रथाएं बहुत कानून कार्रवाई बहुत लंबी लंबी चलती हैं, 5-6 साल तक कार्रवाई होती रहेगी, तू तो छूट जाएगा, क्या दिक्कत है। जब तक ये मानसिकता रहेगी, ये एक ऐसी दीमक वाली चीज है कि जो लगातार बढ़ती ही चली जाएगी, हम इसको रोक नहीं पाएंगे। कानून बने हुए हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इसमें दंड क्या दिया जाए उसको और मजबूत किया जाए और अधिक कठोर बनाया जाए। अगर कठोर नहीं होगा तब तक हम इसमें कुछ मजबूती नहीं ला पाएंगे। मैडम का कहना सही है, मणिपुर की इतने लंबे दिनों से घटनाएं चल रही हैं और हम अमूमन देखते हैं, भाग्यश्री जी ने बात कही
कि टीवी चैनल्स पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? क्या हमने उन लोगों की रहने के या उन लोगों की रूह के अंदर झांक के देखा है वो कितने भयभीत हैं और किस माहौल में रह रहे हैं? हम में से किसी एक को भी यदि उस माहौल में 1 घंटे भी रहने दिया जाए, शर्तिया हम पागल हो जाएंगे। ये शर्तिया है क्योंकि हम सिर्फ देख पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम उसको रह नहीं है। जिस दिन हम उसमें रहने लगेंगे हमें समझ में आएगा कि कितना भयावह माहौल है वो। इसी तरह से जोधपुर में भी घटना हुई। हम राजस्थान को एक तरह से बहुत बड़ा सिक्योर स्टेट माना करते थे, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल माना जाता था, और अब बिल्कुल विपरीत है। जहाँ शिक्षा बढ़ी है, लालजी का कहना सही है, लड़कियों की शिक्षा बहुत इजाफा हुआ है, लड़कियों में बहुत मजबूती है। ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में हमारी लड़कियां गई हैं। बनस्थली मैडम ने बात किया, हमारी पहली फ्लाइंग ऑफिसर बनस्थली से निकली है। लेकिन दूसरी ओर जहां लड़कियों के क्रिमिनल केसेस यहाँ बढ़े हैं, उससे ज्यादा किसी और स्टेट में नहीं बढ़े हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। जब भी मेरी बेटी बाहर निकलती है तो 2 बार मैं सोचती हूँ आई क्यों नहीं, जबकि मुझे मालूम है कि वो सही माहौल में गई है, सब कुछ है। लेकिन घर से जिस माहौल में गई है उस तक का जो रास्ता है, क्या वो सुरक्षित है? ये मेरे दिमाग में कीड़े की तरह तब तक कुलबुलाता है जब तक वो वापस नहीं आ जाती। और मैं मानती हूँ मेरे जैसी हजारों माओ, करोड़ों माओ का यही मानसिकता रहती है जब तक कि बच्चा घर में सुरक्षित नहीं आ जाता। क्यों? क्या हम इसके लिए वोट देते हैं? क्या हम इसके लिए कानून की दुहाई देते हैं? क्या हम इसके लिए पुलिस को इतना कहना चाहिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, या उनको हम इतने अवार्ड देते हैं कि नहीं पुलिस है तो सब कुछ है? पुलिस में भी जैसे मैडम ने कहा कि महिलाओं के लिए एक अलग से सेल्स बनने चाहिए, पर वो सेल इतने एक्टिव हो कि अगर जरूरत पड़े तो रात बिरात भी वो सिर्फ मॉनिटरिंग करें, पेट्रोलिंग करें। आज भी अगर मैं गुजरात स्टेट में जाती हूँ, जितना मैंने अनुभव किया है, महिलाएं अगर वहां 12 बजे भी निकलती हैं वो बहुत सुरक्षित है। ऐसा क्यों? वो देवी का स्टेट माना जाता है क्योंकि वहां नवरात्रों में देवी की पूजा होती है और वो उसको जीते हैं। मेरे यहाँ क्यों नहीं? मेरे यहाँ भी तो कितनी बड़ी बड़ी ऐसी महिलाएं रानियां हुई हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए अपना जीवन दान किया, तो उनका दुहाई लेकर के हम क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो कमी है कहीं मासेस तक पहुंचाने की, उस चीज को अंदर जीवंत करने की, अपने जड़ों से जोड़ने की, वो शायद कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। कहीं शिक्षा का भी इसमें योगदान है कि शिक्षा भी वो काम नहीं कर पा रही है। हम रोजगार की, पॉपुलेशन की सब बात करते हैं, ये सारे सेक्टर्स हैं जो मिला के कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस को बड़ा करते जा रहे हैं। जितना युवक बेरोजगार होगा उतना ही वो खाली बैठेगा, और खाली दिमाग शैतान का घर। तो मैं क्यों नहीं इन चीज को मॉनिटर करती? मेरे सरकार या मेरा सिस्टम क्यों नहीं ऐसे छोटे छोटे कदम उठाता है जो वो एक दिमाग है जो खाली है वो कहीं ना कहीं सदुपयोग करे और अपने गलत दिशा में ना जाए। एनर्जी है यूथ में, उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। मैं उसको डीचैनलाइज करके कहीं गलत जगह यूज करूं, या मैं इसको चैनलाइज करके देश के हित में यूज करूं, वो आप पे और हम पे निर्भर करता है। और जब हम आप और हम की बात करते हैं तो ये पूरा सिस्टम है, समाज है, राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने लॉ बनाए वो हैं, जो इसको लागू करते हैं वो हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं वो हैं, हम सब जुड़े हुए हैं इससे। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो नियम वाली बात थी, मृत्यु दंड वाला, वो नियम उस काल की अगर हम बात करें तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि महाभारत क्यों हुई थी। भरी सभा में जिस प्रकार द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया था, उसी को लेकर ये महाभारत हुई, उसी को लेकर ये युद्ध हुआ। जब उस काल में स्त्रियों का इतना सम्मान किया जाता था, उसको देवी माना जाता, तो आज क्यों नहीं? अगर कोई भी आरोपी प्रकार की वारदात करता है, इस प्रकार की घटना करता है, तो उससे बिल्कुल मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए, ताकि उसके परिवारजन जो है या फिर इस प्रकार का जो भी व्यक्ति है जो आरोपी है अगर करता है, तो उसे एक बार ये जरूर आएगा कि मैं इस प्रकार की वारदात करूंगा तो मेरे परिवार का बाद में क्या, मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। तो हो सकता है इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये विषय ऐसा है। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे भी आपने कहा कि, और मैंने बात रखी थी कि किसी लड़के ने अगर गलत काम किया और अगर उसको मृत्युदंड दिया जाता है, तो मान के चलिए हर बच्चे के माँ बाप हैं, वो कहीं ना कहीं ये डरेंगे कि कल को मेरा लड़का कहीं गलत रास्ते में नहीं चला जाए, उसको ये सजा मिल जाए, मैं मेरे अपना पुत्र को ना खो पाऊं। तो वो उसको वहां से उतनी ही गंभीरता से बात लेकर के उसको समझाने की कोशिश करेगी। जब तक हम दंडित नहीं करेंगे, समाज में एक भय भी जरूरी है, तो जब तक ये सुधार नहीं होगा। बिल्कुल
वैसे तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, इस पर तो जितनी बातें की जाए उतना ही कम है, बस समय का भाव है, अभी समय को देखते हुए हमें अभी बिल्कुल और भी काफी सारे बुलेटिन हमने भी देखना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लड़कुमारी जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और साधना न्यूज में जुड़ने के लिए। साथ ही अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और भाग्यश्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज में जुड़ने के लिए। और हाँ, मैं स्त्री हूँ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और स्त्रियों के हित के लिए बात करने के लिए। आगे भी बने रहिए साधना न्यूज। थैंक यू।